पाकिस्तानियों को जो मुल्क के अंदर हैं और वो पाकिस्तानी जो मुल्क के बाहर हैं, आप सबको सिंध कल्चर डे मुबारक हो। सिंध की सकाफ़त जो कि 6000 साल पुरानी है, अजरक जो हम जानते हैं कि ना सिर्फ़ एक ट्रेडिशन है बल्कि इसके पीछे एक तारीख़ है। और अजरक का दिन, टोपी का दिन हम ये मनाते हैं सिंध के हवाले से। जो भी कल्चरल चीज़ें हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। जो मुआशरे अपने कल्चर को याद रखते हैं, अपनी ट्रेडिशंस को याद रखते हैं, वो मुआशरे ज़िंदा रहते हैं। लिहाजा इस रिवायत को हमने जारी रखा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के आइन में कल्चर से रिलेटेड आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कराए और मिनिस्ट्री का आगाज़ किया। उसके बाद आपने देखा कि मोहतरमा शहीद ने हमेशा सिंध की सकाफ़त को प्रमोट किया। अजरक पहनी, सिंधी ट्रेडिशनल कपड़े पहने। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी अजरक को प्रमोट करते हैं अपने लिबास के अंदर, और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अजरक नुमायाँ हो उनकी ड्रेसिंग के अंदर। इसी तरीके से आप देखें तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जब अफ़गानिस्तान का दौरा किया और सिंधी टोपी पहनी तो कुछ नादान लोगों ने, कुछ नादान सो कॉल्ड एंकर्स ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर तनकीद की। लेकिन आज उनकी तनकीद धरी की धरी रह गई है और आज पूरा पाकिस्तान सिंधी टोपी और सिंधी अजरक को सेलिब्रेट करता है। तो इसका ताल्लुक किसी एक एहतजाज करते हैं तमाम के तमाम जो सिंधी चैनल हैं, उनकी मुर्जाबाद समेत दीगर ने उनको अहकामात जारी किए हैं कि आप 5 चैनल्स को जो दी गई एनओसी हम इस पे बात करते हैं, हम इस पे बात करते हैं। तमाम जो है डीसी और वहां पहुंचे हैं प्रेस क्लब में, एसएसपी, हम इस पे बात करते हैं, हम इस पे बात करते हैं, हम इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। मुझसे बात करते हैं आप, अब वो भाई आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि इस दिन को सिर्फ हम कल्चर डे नहीं कहते, हम इसको यूनिटी डे कहते हैं। और ये मुनासिब है कि हम इस हवाले से जितना हो सकें हर बंदा इसको सेलिब्रेट करे। अगर एक चैनल कहता है कि वो सेलिब्रेट करे और दूसरा ना करे तो ये गलत है। हमसे भी लोगों ने रब्ता किया है और हमारी कोशिश ये है कि हम हर एक को ये मौका फ़राहम करें और जहाँ जहाँ रुकावट हो उस रुकावट को रोकें ताकि हर शख्स जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानती हूँ कि कुछ तलखियाँ चैनल्स के दरमियान हैं, लेकिन वो तलखियाँ जो हैं वो भी दूर होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान पे किसी की मोनोपोली नहीं है, सकाफ़त पे किसी की मोनोपोली नहीं है। तो आप सब साथियों से दरख्वास्त है कि आज के दिन पे यूनिटी बरकरार रखें, यकजहती बरकरार रखें। ये एकता का दिन है, ये यूनाइट होने का दिन है, ये एक दूसरे से अलग होने का दिन नहीं है। तो इस मौके को मैं समझती हूँ कि इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो एक था जो मुर्तज़ा साहब आप देख लीजिएगा, अगर कोई शिकायत है किसी चैनल को तो उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, इसके अलावा देखें आज के दिन, क्योंकि मैंने कहा कि ज़रदारी साहब ने एक चीज़ की रिवायत जो है उसको बरकरार रखा और मैसेज दिया अपने बैरून मुल्क दौरों के अंदर, तो हमें खुशी है कि आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अजरक को सेलिब्रेट किया जाता है, टोपी को सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ इखलाकियात और सकाफ़त की बात आती है वहाँ पर आज के दौर में इस हुकूमत की जो तर्ज़ हुक्मरानी है उस पर भी हमें शदीद अफसोस होता है। जो तूफ़ान बदतमीज़ी, जो गाली ब्रिगेड, जो इखलाक से गिरी हुई हरकतें ये हुकूमत कर रही है और उसकी मिसाल नहीं मिलती। इनसे पूछा जाता है कि आपने महंगाई क्यों कर दी, आपने टैक्स इतने क्यों लगा दिए, आपने पेट्रोल इतना महंगा क्यों कर दिया। इमरान खान जो ख़ुदकुशी करने की बात करता था IMF पे के हवाले से, जब बयान देता था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, वो IMF के सामने लेट क्यों गया है, उसने मुल्क को वहाँ गिरवी क्यों रख दिया है, उसने IMF की कंडीशंस आंखें बंद करके मानना क्यों शुरू कर दिया है। तो उसके ऊपर जवाब नहीं मिलता। आपको अगर कुछ मिलता है तो गालियां सुनने को मिलती हैं। अगर किसी सहाफ़ी का सवाल पसंद नहीं आता तो उसको सरेआम बेइज्जत किया जाता है। जो रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं वो अपने घरों से निकलते हैं, रोज़गार के लिए निकलते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अपना ज़मीर साथ लेकर निकलते हैं। उनको सवाल करने का हक़ हासिल होना चाहिए। इमरान खान को सवाल पसंद नहीं आता तो अपने जमहूरों से
बेइज्जती करवाता है रिपोर्टर्स की, एंकर्स की, जो पसंद नहीं आता उसके साथ तलखी, उसके साथ बदतमीज़ी के तरीक़े से बात की जाती है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम कारकुन के तौर पर काम करते रहे। हमें आज तक हमारे लीडरशिप ने नहीं कहा कि किसी की पगड़ी उछालो, किसी की बहन को बुरा कहो, किसी की माँ को बुरा कहो। लेकिन लगता यूँ है कि पीटीआई के अंदर तरबियत ही ये है कि आप लोगों की बेइज्जती करें, उनके ख़ानदान की बेइज्जती करें, आप अपना जवाब ना दें। इमरान खान बताए कि आज मुल्क में महंगाई क्यों है। वो इमरान खान जो कहता था कि डॉलर की कीमत जब 1 रुपये पाकिस्तानी की मुनासबत से डीवैल्यू होती है तो वो 1 रुपया भी जो इतने हज़ार अरब के बराबर होता है। आज इमरान नियाजी बताए कि ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो कहता था कि जब जब टैक्स बढ़ता है तो हुक्मरान चोरी करता है। इमरान खान, मैं आपके तवस्सुत से पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन ये नालायक लोग ये नहीं बताते कि ये टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं। आज भी पेट्रोल के ऊपर 27 रुपए का टैक्स है, डीजल के ऊपर 33 रुपए का टैक्स है। दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में महंगी हो रही है। ये लोग ढोल बजाते हैं, शादियाने बजाते हैं, ये कहते हैं कि इस खित्ते में तेल की कीमत कम है। इनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि खित्ते में तेल की कीमत अगर आप पाकिस्तान में कम दिखाते हैं तो पर कैपिटा इनकम भी बताएं। आप आज ये बताएं कि आज लोग भूख से पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से बिलक रहे हैं। आप ये बताएं कि आज लोग कितने बेरोजगार हैं। आपने देनी थी ना 50,000 नौकरियां, कितनी 50 लाख नौकरियां। वो 50 लाख नौकरियां कहाँ हैं? 1 करोड़ नौकरियां, वो 50 लाख घर थे। देखे ना, अब तो हम भूल गए क्योंकि इतनी कहानियां की है, इतनी कहानियां। 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाला इमरान खान बताए उसने कितनी नौकरियां दी हैं। इधर उधर ना जाए। बार बार आप पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं। आप पीपल्स पार्टी की जो एक सिंध हुकूमत आपसे सवाल करती है उसको टारगेट करते हैं। बाकियों को तो आपने चुप करा के रखा हुआ है। वो तो आपके पाले हुए वो टाइगर है, वो तो हुकूमतें नहीं है, वो तो टाइगर बिठाए हुए हैं आपने हुकूमतों के ऊपर। वो क्या आपसे सवाल करेंगे? वो क्या आपसे पूछेंगे जो केपी में बदहाली है? आपने तो केपी में अपने लोगों को कहा है कि वो आने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन में पार्टी के टिकट पर खड़े ही ना हो, क्योंकि वहां उनका काला मुंह आने वाला है। तो आप अपने ही लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आजाद जाके खड़े हो, क्योंकि हम सिंधी में कहते हैं मुंह पे दांगी मलने वाली है आपके, जो आपके वहां कारनामे। आज क्योंकि सकाफत का दिन है तो सिंधी अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब है। तो आपने उस बेइज्जती से, उस रुसवाई से बचने के लिए अपने लोगों को कहा है कि केपी में आप टिकट भी ना लें। और यहाँ हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी आपसे सवाल करेंगे। आप हमें जितनी गालियाँ दे दें, आप हमें ये बताइए कि इस मुल्क में महंगाई क्यों की जा रही है। आप हमें ये बताइए कि इस मुल्क में पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि वो 1 करोड़ नौकरियां हमें क्यों नहीं नज़र आ रही। आप हमें ये बताइए कि वो 50 लाख घर जो बनाने थे वो कहाँ हैं। आप हमें ये बताइए कि IMF जाने के बजाय खुदकुशी करने को तरजीह देने वाला इमरान खान आज IMF के आगे क्यों लेट गया है। गवर्नर पंजाब ने अभी हालिया बयान दिया है चौधरी सरवर ने कि पूरा मुल्क इन्होंने गिरवी कर रख दिया IMF के आगे। वो तो आपकी सफ़ों में बैठा है ना शख्स, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। वो लोग जिन्होंने गलती से वोट PTI को डाल दिया था, आज वो अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। आप बात करते हैं पीपल्स पार्टी के खात्मे की। पीपल्स पार्टी और अवाम के खिलाफ जब जब किसी ने सोचा तो या तो वो आम के हाथों मारा गया या अपने मुल्क में आम खाने जैसा नहीं रहा। ये होता है लोगों का हशर, जो अवाम के साथ इस तरह का जुल्म और जबर करते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, ये टोला नहीं है किसी का जो हम पर मुसल्लत किया गया हो। ये टोला नहीं है जो अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहा था। ये एक आइडियोलॉजी है, और जब जब किसी ने इसे ललकारा है तो उसका हशर और नशर पूरी कौम ने देखा है। लिहाजा हम अपनी खिदमत कर रहे हैं, हम अपना जवाब भी देंगे और देते हैं अपना जवाब। आप हमें इन बातों का जवाब दें कि आज पेट्रोल महंगा क्यों है।
पेट्रोल की वजह से इस मुल्क में जो महंगाई है उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता हमें। पूरी दुनिया में जाके देखें, आप चूना लगा रहे हैं लोगों को, पर कैपिटा इनकम आपकी तो हिंदुस्तान से भी कम है, जिसकी आप मिसालें देते हैं। हिंदुस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है, अपने त्यौहार के दिन उन्होंने कमी कर दी थी। तो तुम इतने अगर हिंदुस्तान की मिसालें दे दे के थकते नहीं हो तो फिर इन मिसालों को भी देखो। वहां तो किसान अपनी जंग जीत गए, यहाँ का किसान आज यूरिया डीएपी की कीमतों पे रो रहा है, मातम मना रहा है। इमरान खान अपने जमहूरों को संभाले, क्योंकि जवाब हमें देना आता है। हम सिर्फ इस वक्त लोगों की हालत ज़ार देखकर अफसुर्दा है, हम तकलीफ में हैं। आज सिंध के अंदर बिजली नहीं है, गैस नहीं है। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में बिजली और गैस नहीं है। वहाँ लोग जूतों के हार पहना रहे हैं इमरान खान की तस्वीर को। नहीं रोक सकते तुम लोगों को। मैं जितनी बात करूंगी यहाँ कम होगी, क्योंकि जो आज पाकिस्तान के लोगों का हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे साथी भी मेरे साथ बैठे हैं और ये भी आपके साथ बात करेंगे, फिर आपके सवालात भी लेंगे। कादर भाई आप करें, फिर आप आ जाए थोड़ा सा इस तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि शाजिया ने कहा, आज सिंधी कल्चर डे और हम सारे सिंधी एक दूसरे को इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। दुनिया में ममालिक की दो इकसाम होती थी। एक होती थी तरक्की याफ्ता, एक होती थी तरक्की पजीर। और जब से पीटीआई हुकूमत में आ गई, एक तीसरी किस्म का इजाफा हो गया, वो है जवाल पजीर। तो ये जवाल पजीर हुकूमत जो है, इससे अवाम के भले का, फ़ायदे का तो कोई काम ना हुआ ना होगा। और अब तो लोगों ने उम्मीदें भी ख़त्म कर दी हैं। मैं नहीं जाऊंगा इस तफसील में। पाकिस्तान का हर शख्स या झोली उठाकर बदुआ दे रहा है, या दिल में, या बहुत सारे लोग तो सरेआम गालियां भी दे रहे हैं। लेकिन इनकी आप डटाई देखें, बजाय ये अपने आमाल पर शर्मिंदा हों, और बहुत सारे इनमें से हैं भी, लेकिन कुछ इतने दर्जे के बेशरम हैं कि बजाय शर्मिंदगी के वो दूसरों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अपनी कही हुई खुद बातें भूल जाते हैं। ज़्यादा कोई अहमियत देने वाली बात नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में कुछ लतीफ़े भी हुए, उनका तस्करा भी ज़रूरी है। कल एक वर्कर कन्वेंशन हुआ, पूरे कराची से लोगों को ज़बरदस्ती लाके जमा किया गया, लेकिन मेरा ट्वीट आप देख लें कि खिताब कुर्सियों से ही करना पड़ा। और उसके बाद कराची पहुंचते ही एक प्रेशर है पाकिस्तान में, सिंध का, अल्लाह का शुक्र है हम सब का, जो कन्वेंशन से खिताब करने आए थे उनके लिए दवाएं ढूंढी ले जाने लगी, और जिसकी वीडियो भी हमने शेयर कर दी है मेरे ट्विटर पे। कोई कहता था इसको गैवेस्कोन दे दो, कोई कह रहा था यार नहीं स्पगोल दे दो। वीडियो है और उसमें आप सुन सकते हैं, और उनके अपने ही एमपी है। मैंने, किसी ने कहा नहीं वो और कोई दवा, ये प्रेशर था। अब पता नहीं उसमें वो कामयाब हुए हैं प्रेशर रोकने में या नहीं। तो भाई हरकतें ऐसी क्यों करते हो जब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा? अभी एयरपोर्ट पे उतरे हो और तुम्हें गैवेस्कोन, स्पगोल और दवाओं की ज़रूरत पड़ जाए तो इस तरह की हरकतें ना करो, और खिताब भी खाली कुर्सियों से करना पड़े। और ये रिकॉर्डिंग मेरे ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि कोई कह रहा है इसको स्पगोल दे दो, गैवेस्कोन दे दो, पता नहीं। अब प्रेशर भी होता है ना, हर आदमी का काम नहीं है इतना मजबूती से अपने आप को पकड़ना। तो बहरहाल ये 200 अरब वाले जो है ना मेहनती वजीर है हमारे, इंतहाई मेहनत की इन्होंने, और 200 अरब जो ला के ये मुंह पर मार रहे थे, वो 200 अरब तो नहीं, अब तो पता नहीं कितने लाख अरब का पाकिस्तानी मकरूज हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसके लिए खत लिखा कि ये सबसे ज्यादा अपने आप को शरीफ कहने वाला सबसे ज्यादा करप्ट आदमी है। लेकिन इसको जाती तौर पर भुट्टो खानदान से कोई रंजिश है, लेकिन इसकी रंजिश से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई बड़ा आदमी, कोई इज्जत वाला आदमी, कोई खानदानी आदमी, वो अगर कोई बात करे
تو اس سے فرق پڑتا ہے. جس کی اپنے عوام میں جو اس کے نام سے نہ بلایا جاتا ہو, کچھ اور نام اس کا لیا جاتا ہو جو کہ بہت مشہور ہے, میں وہاں نہیں لینا چاہتا, تو ایسے شخص کی بھٹو خاندان پر تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ سورج پر تھوکنے کے مترادف ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہماری قیادت کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر ہمیں آتا ہے, اور آپ نے بخوبی دیکھا ہے کس طرح آتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے پھر ان کے پیر سر پہ ہوتے ہیں جب یہ بھاگتے ہیں, اور پھر ایوان میں آتے ہوئے دلہنوں کی طرح شرماتے ہیں. لہذا اس حلقے میں نہ جائیں جہاں آپ نے بہت باری اکثریت سے آپ کو جتوایا گیا تھا, اور ضمنی الیکشن میں آپ پیچھے سے پہلا نمبر ہے, یعنی آپ چھٹے ساتویں نمبر پہ بھی نہیں ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس پارٹی کو جو سیٹ جیتی ہوئی تھی وہ آخری نمبر پہ کیسے آ گئی؟ مطلب کہ آپ کو جتوایا گیا تھا, مقابلہ تو وہاں ہمارا اور نون کا ہوا, آپ کو شرم بھی نہیں آئی, اسی حلقے میں گئے 249 میں اور یہ ڈھینگے مارنے کہ جی سندھ میں بڑی مہنگائی ہے. اچھا, عمران خان اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا سستی چیزیں, وہ کہتا ہے کہ جی سندھ میں بڑی مہنگائی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے. اوپر سے انڈیکس آ گیا, پتہ چلا کراچی ٹاپ 10 جو سستے شہر ہیں دنیا کے اس میں ہے. اب کیا کرو گے بھائی؟ تو بہرحال یہ نشائیوں کا, یہ بیوقوفوں کا, یہ جاہلوں کا ایک ٹولہ ہے, اور ان کو وہاں تک رہنے دیا جائے. میرے خیال میں بہتر ہوگا ان کو یہاں نہ بھیجو, یا اگر بھیجنا ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم میزبانی کرنے کو تیار ہیں. ہمارے پاس گیوسکون بھی ہے, اسپغول بھی ہے, اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے علاج کے لیے. بہت شکریہ میرے بھائی. مرتضیٰ بات کریں. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب کو دینے سے پہلے میں دو الفاظ ضرور, جو آج الیکشن ہو رہا ہے NA 33 میں 133 میں, اس کے حوالے سے ضرور کہوں گی کہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی محنت کر رہی ہے, جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو منشور ہے, اپنا جو میسج ہے, اس کے لیے کوشاں ہیں, وہ قابل تحسین ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بتدریج اس ملک میں جو پروگریسو جماعت ہے, جو ایک ماڈریٹ جماعت ہے, اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے. یہ صرف ووٹ کی بات نہیں ہے, یہ ایک سائیکی کی بات ہے, ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے, اور ضرورت وقت ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی, اپنے پیغام, اپنے منشور کے حوالے سے جو سٹرگل ہے اس کو جاری رکھے. کیونکہ اس ملک کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی. لہٰذا آج جو الیکشن ہے وہ اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی کا وجود بہت ضروری ہے, اور ہمیں اس میں بہت دشواریاں ہو رہی ہیں. اس وقت بھی ہمیں وہاں پولنگ سٹیشنز کے اندر بہت دشواریاں ہو رہی ہیں. ہماری جو خواتین ووٹرز ہیں ان کو بہت دشواریاں ہو رہی ہیں, اور جو ہمارے سامنے بمقابلہ لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر کو ہراساں کیا جائے. حالانکہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے, اور جو آن گراؤنڈ ہمیں خبریں ملی ہیں, کہ پیپلز پارٹی کے جو کیمپس ہیں اس میں رش ہے, اس میں رونق ہے, اور جو سامنے والے کیمپس ہیں اس میں اس طریقے کا ہجوم نظر نہیں آ رہا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے حکمران جماعت کا, PTI کا, وہ تو پہلے ہی اپنی ناقابل فراموش شکست کی وجہ سے میدان سے بھاگ چکی ہے. جو بیوقوفی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جان وہ جو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ وہ ان کی بیوقوفی ہے, وہ بیوقوفی نہیں ہے. وہ شاید ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں یا خود سب سے بڑے بیوقوف ہیں, کیونکہ PTI نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اس میدان سے نکالا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مذاق ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے PTI نے کیا ہے کیونکہ وہ وہاں سے منہ کی کھانے والے تھے, اور جو منہ کی کھاتے ہوئے ہار دیکھ رہے تھے انہوں نے پہلے ہی اپنے دو جو کینڈیڈیٹس تھے, جو مین کینڈیڈیٹ اور کور کینڈیڈیٹ, دونوں کے جو پیپرز تھے وہ ریجیکٹ کروائے. تو PTI نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیپرز ریجیکٹ کرائے, لیکن افسوس سے زیادہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے ووٹر کو, جو ہم ابھی میڈیا کی توسط سے سن رہے ہیں خبریں, کہ وہ اپنے ووٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ بھی نہ کریں. تو یہ ہوتی ہے آمرانہ سوچ. PTI اپنے ووٹرز کو لاہور میں یہ کہہ رہی ہے کہ تم ووٹ کے لیے بھی نہ نکلو.
یہ ہم نے سنی تھی باتیں کہ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف بھی یہی چاہتا تھا، لیکن وہ ریفرینڈم میں چاہتا تھا کہ اس کے چیلے چمچے اس کو ووٹ کریں، انہوں نے کیا بشمول عمران خان کے. لیکن آج پی ٹی آئی وہی ڈکٹیٹرز کا میسج دے رہی ہے کہ چونکہ ہم نہیں ہیں میدان میں منہ کی کھانے کے لیے تو تم ووٹ دینے بھی نہ نکلو. مرتضیٰ آپ اس پہ ایڈ کر دیں، اس کو بھی الیکشن کا میں نے کہا ضروری ہے بات کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر بھائی نے دوائی کا تذکرہ کیا. قادر بھائی مہنگی بہت ہو گئی ہیں وہ بھی. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو دوائی کی نہیں دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملات انہوں نے اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ان کی بیماری اب لا علاج ہوتی جا رہی ہے. تو دوائی سے میرے خیال میں کام نہیں ہوگا. یہ بہت ڈھیٹ ہے. گیوسکون اثر نہیں کرے گی، اسپغول جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا. ان کو بڑے پیمانے پر دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام قومی لیڈران سے کہ قومی سطح پر کوئی دعا کی جائے تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی کوئی شرم، کوئی احساس، شرم، غیرت، یہ ساری چیزیں ان دلایا کے جا پاس سکے. ہیں نہیں. میں سمجھتا ہوں پچھلے 3.25 سالوں میں جو سب سے بڑا بحران پاکستان میں برپا کیا گیا ہے وہ اخلاقیات کا بحران ہے، وہ دھونس کا بحران ہے، ڈرانے کا جو کیفیت ہے کہ لوگوں کی دبا بندی کر دی جائے. کبھی سیاستدانوں کو روکتے ہیں، کبھی اپوزیشن جماعتوں کو روکتے ہیں، کبھی آپ صحافیوں کو روکتے ہیں. یہ بحران کی حکومت ہے، اور جب بحران کی حکومت ہوتی ہے تو یہی حالات ہوتے ہیں جو آج ہم جس سے گزر رہے ہیں. 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، احساس پروگرام، اس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس حکومت کے اندر در حقیقت احساس کی کمی ہے، کیونکہ ان کو غریب آدمی جن تکالیف سے، جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، ان کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ قادر پٹیل صاحب کے حلقے میں کس طریقے سے لوگ، ہماری جو فشنگ کمیونٹی ہے، کس طریقے سے ان کی پالیسیز کی وجہ سے پریشان ہے. جس حلقے کو شادیہ مری صاحبہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، گیس پروڈیوس کرتا ہے حلقہ، لیکن آئین کے منافی گیس اس کو نہیں ملتی. اتنی زیادتیاں جو لوگ 200 ارب ڈالر کی بات کرتے تھے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بجٹ بک نکالیے، اور اس بجٹ بک میں جو آج آپ اعلانات کر رہے تھے ضلع کیماڑی میں کھڑے ہو کے، ان سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے بجٹ بک میں NHA کے پورٹ فولیو میں کیماڑی چھوڑیے، کراچی چھوڑیے، پورے سندھ کے لیے کتنی اسکیمیں آپ نے پرپوز کی ہیں. سندھ کا مقابلہ آپ میرے خیال میں کسی پورے صوبے کا مقابلہ شاید ان کے کسی ضلع کے ساتھ بھی اگر کریں گے تو تب بھی ایلوکیشن پورے صوبے کے لیے، کل وہ حیدرآباد 7 روڈ پر وہ میں بتاتا ہوں، وہ کم ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد ہم 7 کی روڈ پر کام کر دیں گے، شروع کر دیں گے. علامہ کی توہین مت کرو بھائی، اس کو تو چلیں وہ کوئی نہیں، اس لائق ہی نہیں ہے. 2018 سے کہہ رہے ہیں، خود مان رہے ہیں کہ انڈس ہائی وے کے اوپر کام نہیں ہوا. میں ان نالائکوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس روڈ کی کاسٹ، وہ ہائی وے وفاق کا ہائی وے، اس کی کاسٹ تھی 14 ارب روپے، جو کہ وفاقی حکومت کو خرچ کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ اس صوبے سے گلہ ہے ان لوگوں کو، اس صوبے کے لوگوں کی ضروریات کا ان کو پورا کرنے کا شوق نہیں ہے، تو انہوں نے منع کر دیا، ہم روڈ نہیں بنائیں گے. سندھ حکومت نے کہا کہ چلیں، ان کو غیرت دلائی کہ آدھے پیسے ہم دیتے ہیں، آدھے پیسے آپ دیں. تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے ہمیں ٹرانسفر کر دیں. 2017 مارچ میں صوبہ سندھ کی حکومت نے 7 ارب روپے وفاقی حکومت کو منتقل کر دیے کہ یہ سڑک بنا دیں آپ. 2017 سے 2021 ختم ہونے والا ہے، وہ ہائی وے نہیں بنا، اور وزیر موصوف فرماتے ہیں کہ بہت جلد اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. پیسے ہمارے، ذمہ داری آپ کی، پیسے ہمارے، لیکن پھر بھی کام نہیں کر پا رہے. کراچی حیدرآباد ہائی وے آپ کے سامنے ہے. حیدرآباد سکھر ابھی تک یہ بنا نہیں پائے، حالانکہ ٹریڈ روٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. کراچی کی انتظامیہ کہتی ہے کہ لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال کرنے دیں، تاکہ جو کراچی کے اندر ٹریفک کنجیشن ہے
जो आए दिन ट्रैफिक के एक्सीडेंट होते हैं उनसे हम बच पाएंगे, तो अगेन NHA कभी ये टेक्निकल रीज़न कभी वो टेक्निकल रीज़न देती है। इनकी प्रायोरिटी ये शहर ये सूबा नहीं है, क्योंकि इस सूबे ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, जमहूर का साथ दिया है, जमहूरों का साथ नहीं दिया। और ये जो जमहूरे हैं उस चीज़ से नाला नज़र आते हैं और वो अपना गुस्सा फिर सूबे की आवाम के साथ निकालते हैं। एक और आइंस्टाइन अरस्तू इस्लामाबाद में खड़े होकर कहता है, बड़े बड़े दावे करता है। मैं उससे पूछना चाहूँगा कि भाई तुम फैसला कर लो तुम हो क्या। कभी कहता है मैं मजदूर, नौकरी पेशा मजदूर, वफाकी वजीर ख़जाना, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, कोरोना, 40 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज़ कोरोना फंड के हवाले से AG ऑफिस ने निशानदेही की है। आइंस्टाइन चला रहा था वो। 40 अरब रुपए। जब ऑपोजिशन में थे तो शादिया बाजी बताएंगे ऐसे ऐसे बात करते थे कि इतने टैक्सेस हैं, हम आएंगे, हम ऑयल प्राइसेस को ऐसा कम कर देंगे। आज दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान वो वाहिद बदनसीब मुल्क है, आप और मैं वो बदनसीब कौम है कि हमारी ये नाकाम निकम्मी हुकूमत आज भी कीमतों को कम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इनको एहसास नहीं है आपकी तकालीफ का, आपकी परेशानी का। कहा था मेरी बातों को रिकॉर्ड करो। कराची में स्टील मिल के मुलाजमीन मजदूरों से बात करते हुए ये कहा था मेरी बातों को रिकॉर्ड करो ताकि बाद में मुझे दिखाना, शर्म दिलाना, गले से पकड़ना। आज वो लोग ढूंढ रहे हैं कि वो आदमी जो स्टील टाउन पे खड़े होकर बात करता था वो आज स्टील टाउन के, वो तो कराची में नजर नहीं आता, इस्लामाबाद में बैठ के खाली कुर्सियों से खिताब करता है। जमहूरों समझो कि 11.5% इस वक्त इन्फ्लेशन है, आपकी वफाकी हुकूमत के इदारे बता रहे हैं। गुर्बत, भूख, महंगाई, बेरोजगारी रैम्पेंट है पाकिस्तान भर में, और आप कहते हो कि इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। कुछ अरसे बाद ये लोग कहना शुरू करेंगे यार हमें इक़्तिदार देने की जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत के ऊपर आती है। और ये लोग जोशे खिताबत में, जैसे शाफिया बीबी ने आम की मिसाल दी, जोशे खिताबत में कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी का सफाया कर देंगे। उनको मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगा, सुन ले कान खोल के। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तुम कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा। इंशाअल्लाह। बस आप लोग का शादिया मरी साहिबा और खादिर पटेल साहब तो मुकाबला वहाँ PTI से कर रहे हैं कौमी असम्बली में, आपको मुकाबला दरपेश है। ये जो तरमीमी बिल पर कल वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाओ, घरों से निकलना मुश्किल और सिंध सेक्रेटरीट जाना मुश्किल कर देंगे, तो क्या नज़र आ रहा है कितना मुकाबला कर पाएंगे आप? वसीम अख्तर साहब शायद अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो 12 मई 2007 के दिन है जब वो मुशीर दाखिला थे इस सूबे के अंदर। तो भाई वो कराची नहीं है, अब हालात तब्दील हो गए हैं। कराची के लोगों ने, कराची की आवाम को अंदाज़ा हो गया है कि आप लोगों ने किस तरीके से इस शहर की आवाम के साथ इस्तेहसाल किया है, उनके साथ ज़्यादती की है। और वसीम अख्तर साहब मैं समझता हूँ इस तरह की बयानबाजी करके एक बार फिर वो इश्तिहाल लोगों को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर आज चीज़ों के ऊपर छानबीन की जाए तो शायद इनके घर के मुलाजमीन जो है ना वो भी इनके साथ नज़र नहीं आएंगे। छोड़ दें, क्या कहते हैं, खलील खां अपनी फाख्ता उड़ाया करते थे, अब इनके वो दिन नहीं है। कराची बदल रहा है, कराची तब्दील हो रहा है, और कराची अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगी कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने सच रिपोर्ट करना है। इस मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, इस मुल्क में आसमान को छूती हुई महंगाई, पेट्रोल की, डीज़ल की, DAP की, यूरिया की कीमतें PTI की नालायकी की बदौलत हैं।
اور پی ٹی آئی اپنی نالائکی کسی پر تھوپ نہیں سکتی. لہٰذا آج تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان عزت سے چلا جائے تو اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. اس ملک کے شہداء کا بھی مذاق اس شخص نے اڑایا ہے. یہ اس ملک کے ساتھ اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو عمران خان خود چلا جائے, ہماری تجویز پر عمل کرے, کیونکہ لوگ اس وقت جس تکلیف میں ہیں, جس اذیت سے گزر رہے ہیں, جو سفید پوش, جو غریب لوگ ہیں, جو آج ان کا حال ہے, وہ الیکشن تک کیسے رہیں گے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. لیکن الیکشن بھی اس کو بتا دے گا. یہ ای وی ایم لا رہا ہے اپنی دھاندلی کے لیے, لیکن اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایف بی آر نے خود قومی اسمبلی میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا, جب پوچھا گیا کہ کتنی مرتبہ ایف بی آر کی ویب سائٹ ہیک ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ایک ماہ میں 71,000 مرتبہ ایف بی آر کی ویب سائٹ ہیک ہوئی ہے. تو اب یہ چاہتا ہے کہ یہ ہیکرز کے ذریعے الیکشن جیتے ای وی ایم کو استعمال کر کے, لیکن یہ بھول گیا ہے کہ اس ملک میں الیکشن کمیشن کراتی ہے, پی ٹی آئی نہیں کراتی. دو سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا آپ کے اجلاس ہو اور جو حکومت عملی جو ہے وہ طے کریں گے پی ڈی ایم سے, وہ آپ کی سی بات ہے ویسے معاملات ہوئی ہیں, لیکن بلاول صاحب کی فضل الرحمان صاحب سے کچھ عرصے پہلے ملاقات ہوئی تھی, کیا دوبارہ واپسی کا کچھ ہے, کچھ آدمیوں سے ملاقاتیں ہوئی, کانٹیکٹس ہوئے کہ کوئی مل کر جو ہے وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے کوئی اسٹیپ لیا جائے؟ دوسرا, ایک ماس تو آپ کا یہ وفاق کی طرف جاری ہے, سندھ کے اندر ہی تمام تر اپوزیشن جماعتیں جو کہ اسمبلی میں ہیں اور جو اسمبلی سے باہر ہیں, وہ سب ایک پیش پر آتے ہیں جو آرڈیننس سندھ حکومت کا یہ تعمیرات کے حوالے سے, اس کے علاوہ جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس کے اوپر بھی تمام تر جماعتیں ایک طرف ہو گئی. تو اب اس میں اس صورتحال سے کس طریقے سے باہر آئیں گے؟ آج بھی جو ہے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سب جماعتوں میں, تو سب آپ کے خلاف ہو گئے سندھ حکومت کے خلاف. اس میں اب آپ کا ایکشن کیا ہوگا, کیا اس طریقے سے اسمبلی سے پاس کرا دیا جائے گا, یا پھر باتیں کی جا رہی ہے سندھ حکومت کی طرف سے کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں اب تک کتنی پیش رفت؟ دیکھیے جی, ایک تو بنیادی بغض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور شہید بھٹو کے خلاف, شہید بھٹو کے فلسفے کے خلاف, کیونکہ میں ایک ایسے ضلع سے الیکشن لڑی ہوں جہاں پر میں نے آئیڈیولوجیکل جنگ جیتی ہے, اور وہاں میں صرف ووٹ کاؤنٹ پر نہیں آج فخر کرتی ہوں, وہاں کے جو ورکر یا پاکستان پیپلز پارٹی کا چاہنے والا, شہید بھٹو کا چاہنے والا, جو برسوں سے اس امید پر زندہ تھا کہ کسی دن یہاں شہید بھٹو کا فلسفہ کامیاب ہوگا, یہ اس کی کامیابی ہے. تو یہ کامیابی جو ہے ایسے ظالموں کو یا ایسے بغض رکھنے والوں کو کبھی پسند نہیں آتی. تو لہٰذا یہ محاذ تو بنانے کی جو میں کہوں گی کہ ٹیلے بہانے ہیں وہ تو ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کسی ایک آرڈیننس یا کسی ایک قانون یا کسی ایک مسودے کے خلاف, تو چند لوگ ہوں گے جن کو کوئی ایکڈیمک اختلاف ہو سکتا ہے, جن کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کی جا سکتی ہے, لیکن جو بغض رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ بات کریں, ان کے ساتھ تو آپ ریزننگ کریں, تو وہ بھی سمجھ ان کو کبھی نہیں آئے گی. اور یہ صرف میں آج نہیں کہہ رہی, یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی پی ڈی ایم کی, تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے پی ڈی ایم میں شامل ہونے کا. اور آپ نے کہا کہ مل کر اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا, تو وہ ہم ویسے ہی جوائنٹ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ اسٹریٹجی کے ذریعے تمام کام کر رہی ہے. اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں بشمول JUIF کے. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مولانا صاحب سے ملاقات کا, تو وہ ملاقات آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے پاس ایک کرٹسی کال کے لیے گئے تھے, کیونکہ ان کے خاندانی مراسم ہیں پرانے, اور چونکہ بلاول صاحب ابھی حالیہ کچھ ماہ پہلے ماموں بنے اور یہ خوشی تھی ان کے لیے. یہ دوسرا ماموں تو عمران خان پورے قوم کو بنا رہا ہے, لیکن یہ لیگل طور پہ ماموں بنے, اور اس کی مٹھائی جو ہے وہ لے کر مولانا صاحب کے پاس, ایک بزرگ ہیں ان کے سیاستدان بھی ہیں, اس اعتبار سے گئے تھے. لیکن اس سے ہرگز یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہونے جا رہی ہے, یہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. جی جی اچھا, اگر یہ جمہورہ عمر کوٹ پہنچ گیا تو میرا خیال ہے قادر پٹیل صاحب آپ جواب دے دیں اس کا. میں تو جو کل اس کی طبیعت تھی تو میں بڑا فکر مند تھا اس کے لیے, لیکن اللہ نے کیا خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے.
अच्छा, उमरकोट में हमारे यहाँ पे बदीन साइड पे एक शीदी कम्युनिटी है, वो बड़े चाहने वाले हैं इनके, ये उससे भी मिलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो उनमें इसके काफ़ी चाहने वाले पाए जाते हैं। तो बहरहाल वो अगर कहता है कि सिंध हुकूमत पुलिस को अपना ग़ुलाम समझती है, तो वो बिल्कुल अपनी पुलिस का, केपी की पुलिस का, जहाँ इनकी 7 साल से हुकूमत है, और पंजाब पुलिस का और हमारी सिंध पुलिस का मवाजना कर ले कि इनकी पुलिस इतनी डरी हुई है। 8 पुलिस वाले शहीद होने के बाद इन्होंने पुलिस को अपना इतना डरा दिया है कि वो 20 मिनट तक वो शख्स बेचारा, एक इंसानियत सोज वाक़या हुआ जो आज तक भी जहन से नहीं जा रहा, शर्म से सर झुक गया है। 20 मिनट तक पुलिस उनके उस हुजूम के सामने नहीं गई और उस शख्स को, उस बेचारे श्रीलंकन को, हमारे भाई दोस्त को नहीं बचा सकी। तो ये उनकी पुलिस है और एक हमारी पुलिस है जो अल्लाह का शुक्र है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं उसने। और हमारे पास सिंध पुलिस जैसी पुलिस पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। हमारे शौदा, हमारे बहादुर सिपाही, हमारे अफसरान, हाँ इन्होंने एक और साजिश की कि अभी हमारे सिंध पुलिस के रोटेशन के नाम पे सिंध पुलिस के 15, 20, 30 अच्छे अफसरान कि ये आप रोटेशन के तौर पे हमें दे दें। तो अगर आप इस तरह की साजिश करेंगे तो सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। सूबों ने वफाक बनाया है मेरे भाई, वफाक ने सूबे नहीं बनाए, ये इनको बात समझ नहीं आती। ये सूबे मिलके वफाक बनता है। तो जब आप सूबों को इस तरह से तंग करेंगे, और एनएफसी पे भी कल बात हुई, पैसे हमारे ये नहीं देते, पानी हमारा ये पूरा नहीं करके देते, गैस हम निकालते हैं ये नहीं देते, आईनी तकाजे ये पूरे नहीं करते, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स में ये नहीं हमें बुलाते हैं, उसमें वोटिंग कराते हैं जहाँ पे फैसले जो है वो पूरी रजामंदी से होते थे। तो अब बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल सिंध पुलिस कभी भी हमेशा से आज़ाद थी, आज़ाद है। हाँ, सिंध पुलिस को गुलाम बनाने का एक हमला हुआ था जिस पर सारी बहादुर सिंध पुलिस ने रिजाइन किया था। वो था सिंध पुलिस को गुलाम बनाने का हमला, और वो किसने, कैसे और कब करवाया था ये आपको बेहतर तौर पे पता है। केस है उसकी एफआईआर तो ये नहीं कटवा रहे ना सर। गंडापुर के अलावा गंडापुर पर एक केस है जिसकी एफआईआर आज तक नहीं हुई। मोहतरमा ये जो कहती हैं कोविड की 19-20 किस्में जो इजाद की जिन्होंने, जी, इनके हस्बैंड पे एफआईआर कटी हुई है, वहीं के पीटीआई के जिले नायब सदर के कत्ल की, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो 14-15 ऐसे केसेस हैं कि जो आज तक गिरफ्तार भी नहीं हुए और हमसे एफआईआर ही नहीं कटी। और हमें कहा गया कल कि जी नाजिम जोखियो का कत्ल अफसोसनाक वाकया है, नहीं होना चाहिए था। मजम्मत करते हैं, मुलजिम गिरफ्तार है और जो दफात मुद्दइयों ने कहीं वही लगी हुई हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि बगैर केस चलाए फांसी लगा दो? ऐसा नहीं होता। आप अपना मुआवजा हमसे ना करें। और आखिर मैं मजेदार बात आपको बताता हूँ, यकीन आपको मजा आएगा, और बखुदा हल्फन कहता हूँ कि जब हम पेशावर दाखिल हुए उस दिन जलसे के लिए, तो एनएचए के टूल प्लाजा पे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के ये बात कह रहा हूँ। तो हमारे एक दोस्त ने टूल प्लाजा वाले को पैसे दिए, आगा रफ़ीउल्लाह ने, और उसने पश्तो में उससे कहा कि अपने वजीर को कह देना कि कादर पटेल आ गया है, पश्तो में उसने कहा। तो वो मशीन जो ऑपरेट कर रहा था जिससे वो गेट खुल जाता है, वो लड़का रुक गया और उसने झुका मुझे देखने के लिए। जब उसने लाइट जला दिया आगा ने और कहा कि यार तुम क्या समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब उसने मुझे देखा, उसने बोला साहब पखेर रागले, ये पैसे दे दो, आप वापस ऐसे ही जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए बखुदा। तो हम उसकी लड़के की तस्वीर बनाने लगे थे, लेकिन मुझे पता था उसकी नौकरी चली जाएगी। और पेशावर में कदम पर मेरे गयूर पख्तूनों ने जो हमारा इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत हमें मिली, मुझे मिली, मैंने ट्वीट पे भी कहा है, मैं वैसे भी कहता हूँ, हम उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और वहाँ गुजरने वाला सड़क पे हर आम आदमी जो गालियाँ इनको बकता है वो हम खुद सुन के आए हैं, और जिस तरह उन्होंने हमें गले लगाया, जो इज्जत दी और जो जलसा हम वहाँ करके आए हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में इनकी कोई भी बात जो है ना, वो सब वही आग जो है वो किस तरह पूरी करें, लेकिन ये आग बुझने वाली नहीं है, मजीद तेज़ होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह।